हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा की घड़ियाँ बहुत ही नज़दीक आती चली जा रही हैं। अब आपके पास कुछ ही दिन का समय है जो कुछ करने का है, तो अंतिम प्रहार आप लोग लगा दीजिए जी जान से और परीक्षा को नस्ते नाबूद कर दीजिए। इसी घड़ी में हम आज आपके लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हूँ जो सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। ये वो सवाल हैं जो हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 12 गुणे में 75 गुणे में 72 गुणे में 18 में इकाई अंक होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इकाई अंक पूछा गया है। देखिए 12 गुणे 75 गुणे 72 गुणे 18। सबसे पहले हम लोग इकाई के अंकों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 दूना 10 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 8 है, 8 दूना 16, 16 का 6। किसी भी अंक की गणना 0 से करेंगे तो उसका अंक क्या हो जाएगा 0। मतलब इकाई अंक यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए 0 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे ही इकाई अंक जो है निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इसके अलावा चलने से पहले हमको जो है इसका इकाई अंक हमको बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका इकाई अंक कितना होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है, 20% बट्टा देकर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को कैसे बनाएंगे। याद रखिएगा बट्टा जो है सदैव अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए 200 रुपये अंकित मूल्य है और 20% बट्टा जब दे दिया गया तो वस्तु का कुल मूल्य 80% ही तो बचेगा। समझ में आ गया है। अगर 20% 100% से हटा देंगे तो 80% बचेगा। 200 का 80%, तो 200 का 80% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 80/100 हो जाएगा। 0 0 काट दीजिए, 8 दूनी 16, 160 रुपये जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16, 32 तथा 48 का महत्तम समापवर्तक होगा। मासा आपको पूछ रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस सवाल को हम लोग अभाज्य गुणनखंड से भी बना सकते हैं और मासा भाग भी से बना सकते हैं। देखिए पहले हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। आपस में दोनों कट जाएंगे। अब जो 16 बचा है उससे जो है आप लोग भाग कर दीजिए किसको 48 को। तो 16 से 48 को कर दीजिए, 16 से 48 पूरा पूरा कट गया। तो जिससे अंत में हमने भाग किया है वही जो है हमारा मासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा मासा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मासा निकालना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। बताइएगा आप लोग क्षेत्रफल कितना होगा। आप लोगों को पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। ये वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू आप लोग जानते होंगे 22/7 होती है और त्रिज्या r है। r का मान होता है 7 और गुना में 7 हो जाएगा। 7 से 7 हम लोग काट देंगे और 22 की गुना 7 से करेंगे आ जाएगा 154। और चूंकि सेंटीमीटर में है तो 2 बार होगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसी के अतिरिक्त अगर हम लोग पूछना आपसे चाहें कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, क्या होता है वृत्त का परिमाप, बताइएगा आप लोग। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है 2πr।
तो 2 लिखा हमने, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और त्रिज्या का मान होता है 7। 7 से 60 काट के कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप लोग बताइए। देखिए, ये एक हम लोग आयत बना लिया है, छोटा सा आयत की लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, हो गई। और आयत का जो है क्षेत्रफल होता है, क्या होता है क्षेत्रफल बताइए, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगा 15 और चौड़ाई हो जाएगा 10, और 15 की गुणा 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह दें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप, तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप 2 हो जाएगा, लंबाई इसकी 15 है, 15 निकाल लेंगे, और प्लस चौड़ाई 10 है, तो 2 की गुणा 15 और 10 कितना होता है, 25 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 25, और 25 में कितना हो जाएगा, 50 मीटर इसका जो है परिमाप निकल आएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हूबहू मैं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन है जो सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने आज शामिल किया हूँ। क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल जिसकी कीमत 4000 रुपये है उसे 3200 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट की दर क्या है, आपको बताना है। तो सबसे पहले निकालिए कि छूट कितनी मिली है। देखिए, साइकिल थी 4000 रुपये की, बट उसको मिल गई है 3200 में, तो 4000 में से 3200 घटा देंगे। समझ में आ गया। तो 3200 घटाएंगे 4000 में, तो बचेगा 800 रुपये। मतलब उसको डिस्काउंट कितना मिला, 800 रुपये। इस 800 की वैल्यू को जो है हमको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में डिस्काउंट। 800 रुपये डिस्काउंट मिला, कितने पर निकालेंगे, 4000 पे के 3200 पे। तो सदैव डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर ज्ञात होता है। तो 800 बटे 4000 हो जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जीरो से जीरो, 4 एकम 4, 20 चक्कू 80। मतलब 20% क्या निकल के आ जाएगा, 20% जो है इसका बट्टा निकल के आ जाएगा। डिस्काउंट जो छूट उसको मिली है 20% की मिली होगी। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों से अनुपात 3:2 है, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं बताना है आपको। देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया। कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो टोटल कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, 5। कितने हैं, 5। वास्तव में छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 60। तो 5 बराबर हो जाएगा 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब बॉयज़ किस अनुपात में थे, बॉयज़ के 3 के अनुपात में, तो 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू 12 × 36, मतलब 36 क्या निकल के आ जाएंगे, बॉयज़। फिर गर्ल्स की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 1 की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू 24, तो गर्ल्स कितने आ जाएंगे, 24। लड़कियां कितनी हैं, 24। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा ये, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पी और क्यू एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर 15 दिनों में कर सकते हैं, और आर तथा पी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपको बताना होगा। तो इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। पी और क्यू एक काम को करते हैं 12 दिन में। फिर है क्यू और आर इस काम को करते हैं 15 दिन में, और आर और पी इस काम को करते हैं 20 दिन में।
अगर कुल मिला के देखा जाए तो 12, 15, 20 का रास्ता कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब P और Q की इफिशियंसी 12 पंचे 60 हो जाएगा। QR की इफिशियंसी 60 को 15 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। और RP की इफिशियंसी होगी 60 को 20 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो 1P 2P हो जाएंगे, 2P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 5, 4, 3, 9, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 को काट देंगे, इससे 6 हो जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। हमको चाहिए किसका मान, Q का मान। तो जिसमें Q होगा उसको नहीं लेंगे, जिसमें Q नहीं होगा उसको ले लेंगे। तो इस RP की जो है एफिशिएंसी घटा देंगे। देखिए P प्लस Q प्लस R माइनस हो जाएगा RP हो जाएगा। अब 6 में से हम घटा दिया 3, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए Q का मान कितना हमें काम कराना है, 60 काम कराना है। किस स्पीड से काम करेगा Q 3 की स्पीड से काम करेगा। 60 काम 3 की स्पीड से करेगा, कितने दिन में काम करिएगा, 20 दिन में। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे सवाल अच्छे हैं, एक बार पुनः अभ्यास कर लीजिएगा आप लोग, परीक्षा के निकट आते ही ये आपको सवाल समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक गाय को 8% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता और 40% का लाभ पर बेचा जाता तो मालिक को 640 रुपये अधिक का लाभ होता। गाय का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा इस सवाल को, कैसे लगाएंगे। देखिए आपको जो है गाय का क्रय मूल्य नहीं पता है। मान लेते हैं गाय का क्रय मूल्य है 100 रुपये, कितना है, 100 रुपये। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही झटके में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 100 रुपये है गाय का क्रय मूल्य, और फिर कहता है गाय को 8% पर लाभ पर बेचा जाता है। तो 100 रुपये की गाय को 8% के लाभ पर बेचेंगे, कितने को बेचेंगे, 108 रुपये की। अगर किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, हमको 108 की बेचेंगे। फिर कहता है 20% कम में खरीदा होता। अगर 100 की चीज़ हम पुनः उसको जो है 20% कम में खरीदते तो इसको कितने में खरीद लेते, 80 में खरीद लेते। फिर कहता है 40% का लाभ होता। क्या होता, 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ निकाल देते हैं। 80 रुपये का 40% का लाभ कितना हो जाएगा, 8 चक्कू 32, 32 रुपये ज़्यादा मिलेंगे 80 में, 112 रुपये। अब देखिएगा, पहले 108 रुपये की गाय बिक रही थी, अब बिक रही 112 रुपये की। कितने रुपये ज़्यादा बिक रही, 4 रुपये ज़्यादा में। बट क्वेश्चनवा में कितना है, 640 रुपये। 4 की वैल्यू 640 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 16 चक्कू 64, 160 रुपये निकल के आ जाएगी। और मेरा जो है माना कितना था, 100 रुपये क्रय मूल्य। तो 1 की वैल्यू 60, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,000। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको सवाल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। ये सवाल बहुत अच्छे हैं, आप लोग अभ्यास कीजिएगा। अगला सवाल है, एक वैक्यूम क्लिनिक पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, मान लेते हैं वैक्यूम क्लिनिक जो है क्लीनर लागत मूल्य से, मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, और अंकित कितना अधिक अंकित किया, 30%, तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। MRP कितनी हो जाएगी उसको, 130 रुपये। समझ में आ गया। फिर कहता है 24% की छूट दी जाती है, तो 24% की छूट 130 रुपये पर दे देंगे। तो 24% निकल गए, 76% बचेगा, 76/100 हो जाएगा। हल्का कर दीजिए इसको, 0 से 0 जाएगा। 38 दूना 76 होता है और 5 दूना 10 होता है। 5 एकम 5 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 चक्का 30 होता है। 38 की केवल 2.6 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 98.8 आ जाएगा। अगर देखा जाए
तो क्लीनर जो है 100 रुपये का माना था, आए हमारे पास पैसे 98.8, मतलब हमारी कंपनी घाटे में चली गई। कितना घाटे में गई जाएगी? तो 100 में से जो है 98.8 घटा देंगे तो आ जाएगा 1.2, जो चूँकि माइनस के साथ आएगा तो यहाँ पे हानि हो जाएगी। तो हानि जो है 1.2% हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा प्रयास करूँगा बताने का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। बताइएगा आप लोग। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। ए है, बी है, सी है। ये एक समबाहु त्रिभुज है आप लोग, इसके जो तीनों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो इनके तीनों में बराबर बराबर बांट देते हैं 60, 60, 60। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60 डिग्री, जो कि बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुभुज से पूछा गया सवाल है कि किसी पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग होगा। देखिए, पांचों अंतः कोणों का योग पूछा गया है, तो लिखिए n भुजा वाले अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग क्या होता है? उसके सूत्र होता है n-2 × 180। ये आप लोग कितनी भी भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला, 7 भुजा वाला, 10 भुजा वाला, उसमें से 2 घटा दीजिएगा और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अंतः कोणों का योगफल आपको निकल के आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए इधर। कितने भुजा वाला गुरुजी है? 5 भुजा वाला। ये हम मान लेते हैं 5 भुजा वाला एक अंतः कोण है, ठीक है। तो 5 भुजा वाला है, तो हमने सूत्र पढ़ा है n-2 × 180। ये अंतः कोणों का योगफल है। तो 5 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 गुना में 180 हो जाएगा। तो 3 गुना में 180 हो जाएगा, 18 × 3 = 54 होता है, 540 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। एक आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि सप्तभुज, कई भुज? सप्तभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? सप्तभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? आप लोग जवाब दीजिएगा। कोणों का योग फल कितना होगा, इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक सप्तभुज है, सप्तभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईंट का आकार के समान होता है। पहला ऑप्शन है घनाभ, दूसरा है गोला, तीसरा है शंकु, चौथा है आयतन। तो आप लोगों ने ईंट देखा होगा। ईंट हो या सलाई कहें या माचिस कहें, दोनों का आकार जो है न आयतन होगा, न शंकु होगा, न गोला होगा। क्या होता है? घनाभ होता है। ईंट कहें या सलाई कहें, दोनों का आकार कैसा होता है? घनाभ होता है। इसे कहते हैं क्यूबाइड। क्या कहते हैं? क्यूबाइड। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस जिसका केवल एक शीर्ष होता है पिरामिड होगा कि घन होगा कि शंकु होगा कि सिलेंडर होगा? बताइएगा आप लोग। एक ठोस है जिसका एक शीर्ष होगा, उसे कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन, या कहते हैं शंकु। शंकु ऐसे बनाया जाता है, आप लोग बनाना सीख लीजिए। इसका एक ही शीर्ष है, समझ में आ गया? इसे हम L कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से शंकु होता है। ऑप्शन नंबर इसका शंकु सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, घनाभ
आयताकार फलकों वाला एक प्रिज्म है। इसमें कितने फलक होते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 होते हैं कि 8 कि 4 कि इनमें से कोई नहीं। तो घनाभ में जो फलकों की संख्या होती है वो 6 होती है। ये भी आप लोग सवाल आप लोग देख के जरूर जाइएगा, हूबहू आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 9 प्लस ब्रैकेट में -4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे। कक्षा 4 वाला सवाल है। इस सवाल को बनाना है तो चूँकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे, 4 कर देंगे। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और साइन सदैव बड़े का होता है तो प्लस का 5। ऑप्शन नंबर इसका पहला 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है, इस जो है इसका योग निकालना है, व्यंजक है उसका योग निकालना है। और ये अंतिम सवाल इस सेशन का रहेगा। देखते हैं हम लोग। 5x + 3y और 4x - 2y का योग है। ऐसे अगर सवाल आ जाएं तो उनका योग कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। 5x + 3y लिख लिया। अब फिर जो है उसके नीचे हम लोग लिखेंगे 4x - 2y। तो 4x के नीचे हो जाएगा 4x - 2y। आपस में क्या करेंगे, आपस में इनको जोड़ देंगे। अब देखिएगा 3y में से 2y जा रहा है, तो 3y में से 2y चला जाएगा, 1y बचे। क्या कितना y बचेगा, 1y। और चिन्ह सदैव बड़े का होगा। 3 के सामने प्लस है तो प्लस हम लोग लगा देंगे और 1 लिखा नहीं जाता है। फिर देखिएगा 5x में जो है 4x जोड़ देंगे, हो जाएगा 9x। कितने x हो जाएगा, 9x। तो जिस ऑप्शन में 9x + y है उस ऑप्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये उत्तर सही जवाब हो जाएगा। एक ऐसे ही हमको बना के दिखाइएगा, आप लोग होमवर्क में है। 5x - 3y + 9x + 2y, इसको आपस में जोड़ना है। इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के कमेंट का। और जो भी सवाल ना समझ में आए हो बताइएगा। तो ये मैथ की श्रृंखला समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक लोग लगे रहिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करते रहिएगा। इस बार की लड़ाई आर पार होगी। 120+ आप लोग वादा रखिएगा और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना और लगे रहिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।